नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान के खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए वो कर दिया है जिससे भारत के खिलाड़ियों, पत्रकारों, साहित्यकारों, कवियों, चिंतकों, लेखकों और जिम्मेदार लोगों को सीखना चाहिए कि एक लोकतंत्र में अपने व्यवहार को बरतते कैसे हैं। मारे जाने का जोखिम लेते हुए भी कैसे बचाते हैं समानता के व्यवहार को। जेलों में डाल दिए जाने के अंदेशों के बावजूद ईरान की फुटबॉल टीम ने जो किया है वो लोकतंत्र के इतिहास में अमर हो चुका है। बड़ी बड़ी सेनाएं ऐसा साहस नहीं कर सकती। मिसाइलों और टैंकों के खौफ के सामने चट्टान की तरह खड़ा यह निहत्था, मासूम और प्यारा साहस दुनिया के उन तानाशाहों को चुनौती दे रहा है जो बराबरी, समानता और न्याय की अवधारणा की लाश पर सत्ता के तिलिस्म खड़े करना चाहते हैं। चलिए पहले बताते हैं कि हुआ क्या है और फिर समझने की कोशिश करते हैं भारत के साथ इसके संदर्भ को। कतर के दोहा में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। खलीफा स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का पहला ही मैच ईरान और इंग्लैंड के बीच था। ईरान का राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ, सोरुदे मिलिए जमहूरिये इस्लामी ईरान। खिलाड़ियों के चेहरे गौरव से तने हुए, आंखें आसमान में शून्य की तरफ ताकती हुई, लेकिन किसी भी खिलाड़ी की जुबान राष्ट्रगान के लिए नहीं खुली, एकदम चुप। पूरा स्टेडियम सन्न। दरअसल ईरान की फुटबॉल टीम ने हिजाब से मुक्ति के लिए लड़ती हुई लड़कियों के समर्थन में राष्ट्रगान न गाने का फैसला किया था। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच से एक जालिम सत्ता से प्रतिरोध का संदेश देखते ही देखते हवाओं में खुशबुओं की तरह पूरे संसार में पसरता चला गया। ईरान के फुटबॉलर जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और अपने वतन वापस लौटने पर उनके साथ क्या सलूक हो सकता है। बावजूद इसके उन्होंने अपने देश की औरतों के साथ खड़े होने और खड़े नजर आने का फैसला किया। डर की सारी चादरों को उतारकर इन खिलाड़ियों ने उसे औरतों की हिम्मत का तिरपाल बना डाला था। ईरान की कट्टरपंथी सरकार में इस पर तूफान मच गया। आपको बता दें कि ईरान की औरतें और लड़कियां पिछले 2 साल से हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ सड़कों पर हैं। 22 साल की महसा अमीनी को हिरासत में मारे जाने के बाद 400 प्रदर्शनकारियों को सरकार ने मार डाला है। इनमें 58 नाबालिग हैं। 17,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महसा को गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कोने कोने में फैल गए। महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर हिजाब उतारकर फेंक डाले और उन्हें जला डाला। कई जगहों पर हिजाब की अनिवार्यता के विरोध में औरतों ने अपने बाल तक कटवा डाले। ईरान के फुटबॉलरों ने दोहा में अपने देश का राष्ट्रगान गाने से इनकार करके अपनी हमवतन औरतों को संदेश भेजा है कि यह देश हमारा और तुम्हारा है, किसी राष्ट्रगान, किसी झंडे, किसी सरकार या किसी परंपरा का नहीं। तो सवाल है कि क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्र प्रेम कोई झंडा है, कोई सरकार है, कोई राष्ट्रगान है, कोई रंग, कोई जानवर, कोई उपासना, कोई नारा है, या फिर यह इन सब से बहुत ऊपर मनुष्यता को निभाने का वादा है, विश्वास और विज्ञान है। ईरान के खिलाड़ियों ने बिना एक शब्द कहे धरती पर लोकतंत्र की एक बहुत लंबी लकीर खींच डाली है। यह लकीर कहती है कि लोकतंत्र को बचाने का हुनर किसी किताब से नहीं आता, यह दिल की हूक से निकलने वाली शय है। और इसीलिए फीफा फुटबॉल मैच की शुरुआत से पहले ईरान की नेशनल टीम ने देश में चल रहे महिलाओं के प्रदर्शन के समर्थन में अपना राष्ट्रगान तक गाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ईरान वापस लौटने पर इस टीम को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इस टीम पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी सरकार ने इस फुटबॉल टीम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट तक जारी कर दिया है। मतलब तेहरान हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें नजरबंद किया जा सकता है, उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाया जा सकता है या कुछ और हो सकता है। सवाल है कि क्या खिलाड़ी इससे वाकिफ नहीं रहे होंगे? जाहिर सी बात है उन्हें यह सब अच्छी तरह से पता रहा होगा। बावजूद इसके उन्होंने अपनी हमवतन औरतों के पक्ष में दुनिया के विशाल मंच पर हुकूमत के विरोध का फैसला किया, कट्टरपंथ के विरोध का फैसला किया। ऐसा ही नजारा पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के दौरान नजर आया था। क्रिकेट टूर्नामेंट से 2 महीने पहले तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। संगठन ने देश में शरिया कानून और तालिबानी झंडा लागू कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ
मैदान पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर उतरी थी। अंजाम से बेफिक्र खिलाड़ियों ने मैच से पहले तालिबान के विरोध में अपने देश का राष्ट्रगान गाया था। अब दूसरी तरफ भारत के खिलाड़ियों, लेखकों, कवियों, पत्रकारों और गणमान्य लोगों को देख लीजिए। छोड़िए इतना तीखा विरोध, कब देखा सचिन तेंदुलकर को जातीय बर्बरताओं पर बोलते हुए? कब देखा अमिताभ बच्चन को नौजवानों पर लाठियां चलाने के खिलाफ बोलते हुए? कब देखा बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी को धन्य करने वाली अनामिका को सड़कों पर तड़पते किसानों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हुए? ये किसके साहित्यकार हैं, किसके लिए लिखते हैं? कब देखा साहित्य के स्वनाम धन्य क्रांतिकारियों को मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए? अभी अभी दिल्ली में बुद्धिजीवी पत्रकार सुधीर चौधरी के चैनल ने साहित्य का मेला लगाया था। इसमें हिंदी के एक से एक सो कॉल्ड धुरंधर, कथित धुरंधर थाली जीमते हुए नजर आए, सेल्फी खिंचाते नजर आए। इनमें से किसी थाली जीमने वाले की हिम्मत नहीं हुई यह पूछने की कि आपने बुलाया ठीक है, लेकिन आपने सुधीर चौधरी जैसे घटिया, नफरती और औरतों के कपड़े उतरवा लेने वाले को प्राइम टाइम में कैसे बैठाया हुआ है? किसी थाली जीमने वाले साहित्यकार की हिम्मत नहीं हुई यह पूछने की कि पूरे कोरोना के दौरान आपने मुसलमानों के खिलाफ घृणा का अभियान क्यों चलाया? आप किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान क्यों चलाते हैं? आप देख लीजिएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ईरान के बहादुर, लोकतांत्रिक, समानता समर्थक, न्याय प्रेमी और स्त्री पक्षधर खिलाड़ियों के समर्थन में हिंदी के पत्तलबाज साहित्यकारों, नारीवादियों और क्रांतिकारियों का स्यापा शुरू होने वाला होगा। बस उन दीदियों, मौसियों, चाचा, ताऊ, दादा, दादियों से एक कातर अनुरोध है। बीच सड़क पर एक शिक्षिका को नंगा करवा देने के कसूरवार सुधीर चौधरी और मुसलमानों, किसानों, नौजवानों, औरतों के खिलाफ घृणित अभियान चलाने वाले, चैनलों पर मुस्कुराते हुए पत्तल चाटने वाले, इस पर कुछ बोलकर ईरान की उन औरतों को गाली न दें जिनकी आवाज बनने के लिए उनके मुल्क के खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। प्लीज, नफरत और घृणा पर खामोश रह जाने वाले नामी, इनामी और दामी साहित्यकार भी ईरानी टीम के हौसले पर भाषण ना बघारें, क्योंकि मुल्क के हालात पर, अपने मुल्क के हालात पर उनकी सारी थोथेबाजी एक खास जीव की लीद बन जाती है। आप अगले पुरस्कारों के लिए तिकड़म में लगिए। और आलोचकों, आप भी प्लीज, तुम वर्मा की चेतना और हजारी की वेदना में डुबकी मार लो। ईरान पर तुम भी चुप रहना। हिंदी विभागों के कायर मुंहचोर तोते भी ईरान के खिलाड़ियों के साहस पर चुप मार जाएं तो बेहतर। रिपू, तुम कार्ल मार्क्स और सिमोन के पाठों का रट्टा मारो। प्लीज, नफरत की कमाई से फेंके हुए पत्तल चाटने वाले प्राणी भी ईरानी टीम की बलाएं न लें। तुम्हारी नौटंकियों से उबकाई आ जाएगी। तुम्हारी औकात नहीं है विरोध की। तुम्हारी भाषा बिकाऊ है, तुम्हारा साहित्य कूड़ा है, तुम्हारी साहित्यिक समझ जन विरोधी है, तुम्हारी बोलियां दरिंदगी, बेहयाई की समर्थक हैं। अपने आप को साहित्यकार कहने वाले पत्तलबाज जीव जनता की जुबान नहीं हो सकते। वो नासूर होते हैं समाज के लिए। तुम्हारी मुस्कुराहटों के पीछे से तुम्हारी घृणा टपकती है, जो अनिवार्यता इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों, मुसलमानों और सताए हुए लोगों के खिलाफ है। सो पत्तलबाजों, चिल, अगले पत्तल निमंत्रण का इंतजार करो। तुम्हारी सेल्फियों से इस देश की आत्मा का खून टपक रहा है। इस खून को न धोया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। तुम बिना किसी दबाव के खुशी खुशी हुलसते हुए औरतों को सड़कों पर नंगा कर देने वाले की पालकी उठा रहे हो। कहीं राष्ट्रद्रोह लगाया जाना तय हो तो तुम उनकी जूतियां भी चाटोगे। अपने मुल्क की औरतों के लिए खड़े ईरान के खिलाड़ियों, तुम्हारे साथ हमारा लोकतंत्र और मनुष्यता का नाता है। तुम पर पूरी दुनिया को नाज है और लानत है भर पेट भात पर अपनी आत्मा को पत्तल के नीचे दबा देने वाले सेल्फी साहित्यकारों, कवियों, चिंतकों, लेखकों, खिलाड़ियों, कलाकारों और समाज सेवियों पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।